हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 ऑफ मार्च के सभी करंट अफेयर को। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सारी न्यूज जितनी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे की। 3 क्वेश्चन बायलैंग्वेज है क्योंकि पूर्वोत्तर के स्टेट में भी हमें काफी स्टूडेंट देखते हैं, तो उनकी काफी डिमांड आ रही थी, तो उनके लिए यहाँ पर बायलैंग्वेज क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए। भारत के किस शहर में जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? कुछ सेशंस पहले हमने इसको डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आप इजीली अगर सेशन रोज देखते होंगे तो आप आंसर कमेंट में दे पाएंगे। सेकेंड, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? विदर्भ को हराया था, याद है? हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था, तो आंसर बताना कि जीता किसने। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सैला टनल बनाई गई है? ओके, आइए शुरू करते हैं 18 ऑफ मार्च का सबसे पहला करंट अफेयर। दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइम डिसीज का पहला मामला सामने आया? तो लाइम डिसीज डेंगू जैसे होता है ना, वैसे ही यहां पर लक्षण देखने को मिलेंगे। शरीर पे चकत्ते पड़ जाना लाल कलर के, इसके अलावा दर्द होना, बॉडी में पेन होना, बुखार आना और हार्ट ब्लॉकेज, ये एक प्रॉब्लम है, लाइम डिसीज के लक्षण है। दक्षिण भारत का लाइम डिसीज का पहला मामला देखने को मिला है भारत के केरल राज्य में। वैसे लास्ट ईयर 2023 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में लाइम डिसीज के मामले मिले थे, लेकिन दक्षिण भारत का पहला मामला मिला है भारत के केरल राज्य में। ओके, यहां पर अगर आप इमेज देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एक कीट है, जैसे दीमक होता है तो उसी की तरह दिखता है, हम इसकी बात करेंगे। इसके काटने से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन अगर वायरस या बैक्टीरिया में पूछा जाए कि किससे फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो भारत के केरल राज्य में एर्नाकुलम जिला है, यहां पर लाइम डिसीज का पहला मामला मिला है। लाइम डिसीज बोरेलिया बर्गडोरफेरी या फिर बोरेलिया मेयोनी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारी है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसका वाहक एक कीट होता है जिसका नाम है डियर टिक्स। ये कीट है दीमक सरी का, जिसका हमने इमेज देखा था। इसके कारण फैलने वाली बीमारी है, ये बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है इंसानों में। इस बीमारी का अगर उपचार देखना है तो देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन ये एक एंटीबायोटिक दवा है, या तो इसका यूज किया जा सकता है या फिर एमोक्सिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक दवा है, इनका यूज किया जा सकता है लाइम डिसीज के इलाज में। तो दक्षिण भारत का पहला मामला देखने को मिला भारत के केरल राज्य में। ओके, और उत्तर भारत में हमको हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में इससे रिलेटेड मामले देखने को मिल चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, देश में किस वैक्सीन की पहली खुराक की वजह से हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, पहली चीज आपको यहां पर जो मिलेगी ना कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, पहला फैक्टर तो हमारा ये है, और ये मनाया जाता है हर साल 16 ऑफ मार्च को, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये मनाया जाता है पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक देने की याद में। पोलियो वैक्सीन की सबसे पहली खुराक दी गई थी किसी भी बच्चे को 16 ऑफ मार्च 1995 में। तो 1995 से हर साल नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना? उद्देश्य की बात करें तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए भारत में लोगों को जागरूक करना, जो संक्रामक बीमारी है उन्हें फैलने से रोकना, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, इस वैक्सीनेशन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? क्वेश्चन हमारा ये था, तो हर साल 16 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। ओके, 2024 की थीम की बात करें तो देखिए, वैक्सीनेशन वर्क्स फॉर ऑल 2024 में नेशनल वैक्सीनेशन डे की थीम है। हिंदी में देखें तो टीके सभी के लिए काम करते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन वर्क्स फॉर ऑल। ठीक है ना? इंग्लिश में वैसे थीम पूछी जाती है तो इंग्लिश में याद रखिए। यहां तक क्लियर हो जाता है। अब आपको वैक्सीनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, उनके बारे में पता होना चाहिए। यह है मिशन इंद्रधनुष।
इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये नॉर्मली हमने सुना है। तो उसी पर आधारित करके 7 अलग अलग डिसीज के लिए, है ना, 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 25 दिसंबर 2014 को यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष के नाम से। पहले 7 डिसीज ही थी इसके तहत, ताकि बच्चे और गर्भवती महिलाओं में इन बीमारियों को रोका जा सके। बाद में 5 डिसीज और जोड़ी गई और अब इंद्रधनुष के तहत 12 अलग अलग बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। पहले 2 साल तक के बच्चों के लिए यह प्रावधान किया गया था और फिर बढ़ाकर 5 साल तक के बच्चों को मिशन इंद्रधनुष में शामिल किया गया। ठीक है ना। देखिए, अब डिसीज के नाम तो एक एक के क्या लूं, आप यहां पर देख लीजिएगा पॉज करके, या फिर पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे। तो एक बार ये सारी डिसीज देख लीजिएगा। पहले ये 7 और बाद में ये जोड़ी गई 5 अलग, रूबेला, रोटा वायरस जैसी बीमारियों के लिए। ठीक है ना। 2014 से अब तक मिशन इंद्रधनुष के तहत ऑलमोस्ट 5 करोड़ बच्चों को और 1.25 करोड़ महिलाओं को टीके लगाए जा चुके हैं इन सभी डिसीज के लिए। तो ये क्या है, मिशन इंद्रधनुष। कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014। याद रहेगा, डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 2023 के एंड तक इसका 5वां चरण पूरा किया जा चुका है। 5 फेज पूरे किए जा चुके हैं मिशन इंद्रधनुष के। ओके, डन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस का इनॉग्रेशन किया गया। भारत में पहली बार इन्हें कहां पर संचालित किया गया था, किस राज्य में संचालित किया गया था? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि नॉर्मल जो फ्यूल हैं, जो फॉसिल फ्यूल हैं, उनके मुताबिक कम ये जो हमारे पर्यावरण है उसको सबसे कम हार्म करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो यही है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हम आगे बात करेंगे। इस गैस के आधार पर, मतलब एलएनजी संचालित पहली बस भारत में शुरू की गई थी, भारत के केरल राज्य में 2016। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने राज्य की पहली एलएनजी बस को हरी झंडी दिखाई है और उसका इनॉग्रेशन किया। लेकिन शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत केरल में 2016 में की जा चुकी है। तब 2016 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने 2016 में देश की पहली एलएनजी बस का इनॉग्रेशन किया था केरल राज्य में। और अब महाराष्ट्र के सीएम ने इसका महाराष्ट्र राज्य में इनॉग्रेशन किया है और यह घोषणा की है, महाराष्ट्र में जो सड़क परिवहन निगम है उसने घोषणा की है कि राज्य की जो 5000 डीजल से चलने वाली बसें हैं उन्हें एलएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, इसका उद्देश्य देश में जो ग्रीन व्हीकल है उनको बढ़ावा देना। डीजल से एलएनजी में बदलने से प्रदूषण में देखिए 10% तक कमी आ जाएगी और इस ईंधन की या फ्यूल की जो लागत है नॉर्मल डीजल से कम होती है। ठीक है, एलएनजी फ्यूल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक जीवाश्म ईंधन है, एलएनजी फ्यूल की बात करें, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म बचता है उससे जब वाहनों को संचालित किया जाता है तो नॉर्मली प्रदूषण कम होता है, जो नॉर्मल फ्यूल से या डीजल से अपेक्षाकृत कम है। ओके, तो यहां पर एलएनजी बसों की बात हुई है तो पहली बार संचालन केरल राज्य ने किया था और अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी अपने यहां पर इन बसों का संचालन शुरू किया है। ठीक है, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हाल ही में राज्य में इन बसों। 4th क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, चेस फेडरेशन, नाम से समझ में आएगा भारत में चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली, संचालित करने वाली और चेस खेलों को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारतीय शतरंज महासंघ। ठीक है ना, इंडियन चेस फेडरेशन। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए नितिन नारंग। ठीक है, नितिन नारंग जो कि देखिए हरियाणा राज्य
से बिलोंग करते हैं, सबसे युवा व्यक्ति हैं जो कि नेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनके पहले संजय कपूर इस स्थान पर थे। इनके हटने के बाद नितिन नारंग को इंडियन चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर दिव्येंदु बरुआ की नियुक्ति की गई है। ये ग्रैंड मास्टर रहे हैं, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं दिव्येंदु बरुआ। दूसरे ऐसे व्यक्ति जो कि संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, इनसे पहले विश्वनाथन आनंद दूसरे ऐसे ग्रैंड मास्टर जो कि उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, क्योंकि विश्वनाथन आनंद जो कि पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं भारत से, वो भी इंडियन चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके और अब ये वर्तमान में वर्ल्ड चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के पद पर हैं, विश्वनाथन आनंद। वैसे हमको दो संस्थाओं के बारे में पढ़ लेना चाहिए। एक तो जिस संस्था के अध्यक्ष की बात हो रही है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, स्थापना हुई थी 1951 में और इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर भी तमिलनाडु से ही निकलते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें, FIDE की बात करें, तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी पेरिस में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इंटरनेशनल चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है, कंट्रोलिंग करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में अध्यक्ष रशिया के व्यक्ति हैं आर्कडी ड्रोकोविच और उपाध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया इंडिया के विश्वनाथन आनंद। यहां पर हमको नॉर्मली हमारे जो चेस ग्रैंड मास्टर है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे और लास्ट ईयर 2023 में भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली आर या वैशाली रमेश बाबू, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन है और वो भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर रहे। आर प्रज्ञानंद और उनकी बहन वैशाली रमेश बाबू, आर वैशाली बोल सकते हैं आप इनको। ये भारत की पहली ऐसी जोड़ी है, पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी जोड़ी है जो कि चेस ग्रैंड मास्टर जोड़ी रही है, मतलब भाई बहनों की जोड़ी रही है, ठीक है। 84 तो ये बन गई। इनके पहले 83 ग्रैंड मास्टर भारत के आदित्य सामंत, 82 ग्रैंड मास्टर विपुला प्रणीत, 81 ग्रैंड मास्टर थे सयांतन दास और 80वें ग्रैंड मास्टर थे भारत के विघ्नेश NR। ये लास्ट के जो 5-6 हैं वो मैंने आपको बता दिए। सबसे लेटेस्ट है 84th ग्रैंड मास्टर भारत की वैशाली आर। कहां से बिलोंग करती है कमेंट में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको हिंट दे चुका हूं पर कमेंट में बताइएगा कि वैशाली आर और आर प्रज्ञानंद जो कि 52वें ग्रैंड मास्टर है, इनके भाई ये कहां से बिलोंग करते हैं, किस राज्य के हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आए चलिए, पूर्व IAS अधिकारी नवनीत सहगल को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नवनीत सहगल अध्यक्ष बने हैं हाल ही में प्रसार भारती के। कल के सेशन में हमने प्रसार भारती को डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो, क्योंकि इसने एक न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, PB शब्द, याद है कल हमने पढ़ा था। प्रसार भारती भारत में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग संस्था है, दूरदर्शन आकाशवाणी यही प्रसारित करती है ना। इसने PB शब्द नाम का एक न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, कल के सेशन में हमने पढ़ा था, जहां पर भारत के सभी क्षेत्रों में रीजनल लैंग्वेजेस की न्यूज भी उस पोर्टल पर अवेलेबल होगी, ताकि सभी समाचार जितने भी हाउसेस है, मीडिया हाउसेस, उस न्यूज को पिक करके अपने संस्थान में न्यूज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस होते हैं छोटे छोटे, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि भारत के एक एक क्षेत्र में घूम कर न्यूज ला सके या व्यक्ति अपॉइंट कर सके, तो वो सारी न्यूज उनको कहाँ मिलेगी, PB शब्द पर। ओके, ये प्रसार भारती है, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने नवनीत सहगल, ठीक है ना। प्रसार भारती के जो नवनीत सहगल है 1988 बैच के IAS अधिकारी है भारत के, और प्रसार भारती की स्थापना मैंने आपको कल भी बताई थी 1997 में की गई। डन। चले, मार्च 2024 की एक रिपोर्ट आई, ठीक है, नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर शार्क टैंक वाले नहीं है, ये शार्क है जो समुद्र में रहती, तो इस पर एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत का कौन सा राज्य शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार करने के मामले में शीर्ष स्थान पर है?
तो आपको समझ में आएगा कि ये दक्षिण भारतीय जो जहां पर समुद्री सीमाएं हैं वही वही कोई राज्य हो सकता है। तो ये है भारत का तमिलनाडु राज्य। हाल ही में देखिए, नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया कि भारत में सबसे ज्यादा शार्क के अंगों का अवैध व्यापार तमिलनाडु राज्य से होता है, जो कि पूर्वोत्तर में चाइना, जापान और इधर सप्लाई सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। भारत में शार्कों के लिए किए जा रहा है अवैध व्यापार को लेकर एक नई फैक्टशीट या रिपोर्ट आई है, जिसकी अभी हमने बात की। इसके अनुसार जनवरी 2010 से लेकर 2022 के बीच में 15,839 किलोग्राम शार्क के पंख जब्त किए जा चुके हैं तमिलनाडु में। यह तो वो डेटा है जो कि जब्त किया जा चुका है, तो इलीगल सप्लाई कितना किया गया होगा, है ना। रिपोर्ट किसकी है ये पूछा जा सकता है। तो इसमें इन्वॉल्व है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, नाम सुना होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और एक और संस्था है ट्रैफिक, इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट है नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क ऑफ इंडिया। इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार तमिलनाडु राज्य से होता है। 65% जो व्यापार भारत में शार्क के अंगों का होता है वो तमिलनाडु से होता है। इसके बाद कर्नाटक सेकेंड, दिल्ली तीसरा, चौथा गुजरात और उसके बाद तो लाइन। लेकिन हमसे टॉप स्टेट या टॉप 2 पूछे जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, दोनों ही दक्षिण भारतीय राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा शार्क के अवैध अंगों का व्यापार किया जाता है। रिपोर्ट किसकी है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कमेंट में बताइएगा मुख्यालय का है, WWF का। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको बीच में, याद रखना। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को मंजूरी प्रदान की है? तो ये एक फंड है फ्रेंड्स, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, जो कि सिडबी का फंड है। ठीक है, सिडबी की बात करें तो भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को लोन या ऋण प्रदान करने वाला बैंक या संस्था है सिडबी। आगे बात करेंगे। इसका एक फंड है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। इसको हाल ही में मंजूरी दी है ग्रीन क्लाइमेट फंड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, पूरी डिटेल देखेंगे, बात करेंगे, दोनों संस्थाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला तो देखिए, सिडबी के नेतृत्व में एक फंड शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है ऐसे सभी उद्योग भारत में जो कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास करते हैं या जलवायु के अनुकूल है, ऐसे जितने भी बिजनेस है उनमें निवेश करने का काम अब सिडबी अपने इस फंड के माध्यम से करने वाली। ठीक है, ऑलमोस्ट $120 मिलियन का ये एक फंड है। आगे हम बात करेंगे। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड किसका है? सिडबी का है। ठीक है ना। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। तो देखिए, 2010 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि वित्तीय तंत्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कंफ्यूज हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली समझाता हूं। देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो 2010 में अमीर देशों ने एक फंड बनाया था, एक संस्था बनाई थी जो कि गरीब देशों में जलवायु अनुकूलता के लिए काम करने वाले जितने भी देश है या फिर कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में जो काम करना चाहते हैं उन गरीब देशों को लोन या फंड प्रदान करेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड। अमीर देशों की एक संस्था है, 2010 में बनी थी। अब इसने सिडबी के इस लोन को अप्रूवल दिया है, इस फंड को अप्रूवल दिया है। सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी एक बैंक है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, मतलब जो MSME उद्योग है उनमें ऋण देने का काम करता है, उन्हें लोन देने का काम करने वाली संस्था है। सरकारी क्षेत्र का बैंक है सिडबी। ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्च 2024 में किसने मुंबई में IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का इनॉग्रेशन किया? तो यह है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, यहां पर हमको यह समझना पड़ेगा कि भाई राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल एक्चुअल में है क्या, जिसकी यहां पर बात की गई है नेशनल टाइम प्रोटोकॉल।
तो देखिए क्या होता है का इस प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत में सभी जितने भी अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं या फिर जो परिवहन के साधन है उनको आपस में कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो इसके लिए ही राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का इनॉग्रेशन किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल की यहां पे बात हो रही है। इससे मिलीसेकेंड सटीकता के साथ एक समान और सटीक समय की जानकारी पूरे भारत में दी जा सकेगी। इससे साइबर अपराध जो होता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों से क्या होता है, टाइम वेरिएशन के कारण अलग अलग क्षेत्रों में साइबर अपराधों को ट्रेस किया जाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए साइबर सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और जो भारत में परिवहन के साधन है उनको भी सटीक जानकारी एक ही टाइम जोन से प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, भारत समय वितरण प्रणाली मतलब इस प्रोसीजर को लागू करने वाला पहला देश बना है पूरे वर्ल्ड में जो अपने यहां पर एक सिंगल टाइम सटीकता के आधार पर काम करने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन था कि आईएसटी के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का इनॉग्रेशन कहां किया गया। पहली चीज तो मुंबई महाराष्ट्र में, और किसने किया, तो ये किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है ना, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी इन सभी जगह पर परमाणु घड़ी लगाई जाएगी इसकी सटीकता के लिए। पहले जो टाइम था वो जीपीएस के माध्यम से लिया जाता था, लेकिन अब जो टाइम है वो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन की मदद से लिया जाएगा। ये अपना ही सिस्टम है इंडिया का जो कि विकसित किया जाने वाला है या किया गया है अब, क्योंकि इनॉग्रेट हो चुका है तो इसको विकसित कर लिया गया है और अब भारत के टाइम जोन को एक कर दिया जाएगा। जो वेरिएशन आता था अलग अलग क्षेत्रों में वो देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता है। यह किस कंपनी के ड्राइवर है? तो मैक्स वेरस्टेपन, आपको पता है 2023 में हमने लगातार अलग अलग सेशन में इनकी बात की है, काफी सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं और आपको रटा भी गया होगा कि ये किस कार के ड्राइवर है या किस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ये रेड बुल के ड्राइवर है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। कौन है ये? मैक्स वेरस्टेपन। ओके, ठीक है, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का आयोजन जो कि एक फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट है, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। इस फार्मूला 1 रेस को जीता है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन और 2024 में फार्मूला 1 सीजन में यह रेड बुल का लगातार दूसरा खिताब है। वैसे टॉप 2 जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं वो दोनों ही रेड बुल के ही ड्राइवर है। एक है मैक्स वेरस्टेपन और दूसरे हैं सर्जियो पेरेज। ठीक है ना, तो वैसे देखिए यहां पर कभी तुक्का भी लगाने का टाइम आता है तो तुक्का भी आप इजीली लगा सकते हो कि मैक्स वेरस्टेपन है ना। कोई भी अगर फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट पूछा जाए, आंसर नहीं पता, तो उस केस में मैक्स वेरस्टेपन लगाओगे तो संभावना है कि 90% वो आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो फार्मूला 1 रेस है वो अभी यही जीत रहे, रेड बुल के ड्राइवर है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 8वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है? तो यहां पर देखिए पहली चीज तो कल के सेशन में भी हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में शायद डिस्कस किया था कि कौन सी लोकसभा के चुनाव है भारत में 2024 में। तो ये 8वीं लोकसभा के चुनाव है ना। 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे और अब 8वीं लोकसभा के चुनाव है भारत में 2024 में। हाल ही में नेशनल इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट को अनाउंस किया है। भारत में जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान देखने को मिलता है। आर्टिकल 83 की बात करते हैं तो यह संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। आर्टिकल 83 की राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, आर्टिकल 83 में बताया गया क्योंकि सदनों की अवधि की बात की गई है। और आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और 5 वर्ष अवधि खत्म होने से पहले ही नेशनल इलेक्शन कमीशन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में है संविधान में, यह देश में लोकसभा के चुनाव कंडक्ट कराएगा। ओके,
नेशनल इलेक्शन कमीशन में एक होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी इनकी नियुक्ति हुई है अन्य निर्वाचन आयुक्त की। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, ठीक है। 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी 1950 को नेशनल इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था 1950 में, और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर राजीव कुमार है, जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। ओके, ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर यहां पर चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किस आर्टिकल में निर्धारित है, तो आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 में। ओके, तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने 8वीं लोकसभा के इलेक्शन की डेट डिसाइड कर दी है और घोषित कर दी है। ओके, तो यहां पर हमने 18 मार्च के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के। अब हम चलेंगे रिवीजन पर, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, उनको रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अपडेट, आप सभी को पता है, आप सभी के लिए हमारे ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद बुक अवेलेबल है, जो कि मार्च अपडेटेड वर्जन है आप सभी के लिए। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको मार्च तक अपडेटेड बुक मिलेगी, 29 फेब तक पूरी अपडेटेड बुक मिलेगी। और इसके अलावा देखिए, आपके लिए ईयरली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर रोज फॉलो करते हैं, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती उनको। तो ऐसे केस में अगर वो टेस्ट लगाना चाहते हैं कि भैया हमको टेस्ट मिल जाए ईयरली करंट अफेयर का, हम 500,000 क्वेश्चन जो भी मिले टेस्ट मिल जाए, तो उनके लिए देखिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन पर आप जाइए, वहां पर विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए। अगर आपने, जो भी स्टूडेंट है, अगर आपने उन्होंने ईयरली ई बुक ज्वाइन कर रखी है, चाहे हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, ई बुक हो, तो उनके लिए ये टेस्ट फ्री, जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अदर स्टूडेंट माइनर से चार्जेस है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, वो पे करके ईयरली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, रूट एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं ई बुक को ईयरली करंट अफेयर की। आइए शुरू करते हैं, लास्ट डे की रिवीजन पर चलते हैं एक एक करके। यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 108 थी। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। डन, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था द्वारा वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद भारत और ब्राजील के मध्य में यह जो संवाद हुआ है, कहां पर हुआ है, नई दिल्ली। ऐसे नॉर्मली जो भी डिप्लोमेट जो रिलेशन के लिए जो भी संवाद होते हैं वो नई दिल्ली में ही होते हैं, क्योंकि वो कैपिटल है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, 134। किस राज्य द्वारा पांडुपुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल घोषित किया गया, तो यह भी है भारत के तेलंगाना राज्य में। हाल ही में न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पीबी शब्द किसने लॉन्च किया, अभी हमने बात की, कौन है ये, प्रसार भारती। आगे, हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया, तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरेबिया में बनाई गई। और लास्ट क्वेश्चन था, मोहम्मद मुस्तफा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो यह है फिलिस्तीन। डन, लास्ट डे के सभी करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में समझे थे, रिवाइज कर लिया। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया, फ्रांस है। किस राज्य के रीसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया, तो यह त्रिपुरा का वस्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना, तो यह है स्वीडन, जो कि एक यूरोपीय देश है। ओके, आज के सेशन में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन शुरुआत में पूछे थे और बीच में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन्होंने भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट भी हम यहां पर कल लेंगे उन स्टूडेंट का जो कि ध्यान से सेशन को एंड तक देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, कमेंट आपको जरूर करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर देना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम पर मिल जाएगी इवनिंग में 6 बजे तक। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।